अरे ये कौन है और ये स्कार्ट में आखिर क्या कर रहा है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना होगा। साल 2001 में मैक्सिको की जेल में एक कैदी अपनी सजा को काट रहा था, लेकिन वो इस जेल की जिंदगी से उब चुका था। इसीलिए वो कई महीनों से इस जेल से भागने का प्लान बना रहा था। उसने इस जेल के सारे पैरामीटर्स को मॉनिटरिंग कर लिया था। गार्ड के रूटीन से लेकर जेल के बिजीएस्ट डेज तक उसको सब कुछ मालूम था। उसने कुछ गार्ड्स को पैसे खिलाए, जिनमें से एक गार्ड उस सुबह लॉन्ड्री कार्ट के साथ आता है और इस तरह से एक्ट करता है कि वो तो बस गंदे कपड़ों को कलेक्ट कर रहा है। जैसे ही वो उस कैदी के सेल के पास पहुंचा तो उसने गंदे कपड़ों के साथ उसको भी कार्ट में बैठा लिया और कॉरिडोर से होता हुआ जेल की दीवारों से बाहर उस कैदी को लेकर आ गया। मैक्सिकन अथॉरिटीज इस चीज को देखकर हैरान रह गई कि कैसे एक कैदी उनकी नाक के नीचे से आजाद हो गया। लेकिन उस कैदी के लिए ये आजादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि 2014 में उसको फिर से पकड़ लिया गया और इस बार उसको इतनी कड़ी सिक्योरिटी में रखा गया कि आप सोच भी नहीं सकते। 24 घंटे निगरानी, सेल को बार बार चेक करना, लगातार सीसीटीवी की मदद से उस पर निगरानी रखना। पुलिस ने सोचा था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी से बचकर ये ड्रग स्मगलर अब नहीं भाग पाएगा। जी हाँ, ये कोई आम मुजरिम नहीं था, बल्कि ये $1 बिलियन कार्टेल का ड्रग माफिया था। जब सिक्योरिटी उस पर कैमरा से नजर रख रही थी तो उन्होंने देखा कि ये कैदी साइड में बने अपने शावर के एरिया में जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। मैक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल को एक बार फिर से चकमा दे दिया गया था, लेकिन आखिर वो कहाँ गया? तो इसका जवाब उनके पैरों के नीचे छिपा था। इन मैक्सिको के छुपे हुए पहाड़ों में एक कहानी बन रही थी जो कि आगे जाके पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। दरअसल ये एक छोटा सा गांव ला टोन्ना था, जहां 4 अप्रैल 1957 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम जोएकिन एर्किवाल्डो गुज़मान लोएरा रखा जाता है, जिसको आज की डेट में एल चैपो के नाम से भी जाना जाता है। वही एल चैपो जिसको एक समय पर अमेरिका और मैक्सिको की पुलिस किसी भी हालत में पकड़ना चाहती थी। वही एल चैपो जिसने एक समय पर $1 बिलियन का साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन आखिर एक गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का इतना सब कुछ कैसे कर बैठा? तो इसका जवाब इन्हीं पहाड़ों में छुपा हुआ है। 7 साल की एज में जब ज्यादातर बच्चे स्कूल जाया करते थे, वहीं छोटा सा जोएकिन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसके घर से सबसे पास का स्कूल 100 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए एक अच्छा बचपन और पढ़ाई कभी भी उसके पास नहीं आ सकी। घर पर भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि उसके पिता हर बार अपनी सारी कमाई अय्याशी और ड्रिंक में खर्च कर देते थे और देर रात को आकर बच्चों को पीटा करते थे। छोटा जोकिन कई बार अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता था अपने भाई बहनों को बचाने के लिए। अगर उसके पिता की बात करें तो वो एक पशुपालक थे, लेकिन कुछ सोर्सेस की माने तो वो अफीम की खेती किया करते थे और जोकिन इन्हीं खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। जब वो 15 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया और इस समय तक उसके पास कोई सा भी रोजगार नहीं था। इसीलिए उसने अपने कजन के साथ ये डिसाइड किया कि अपनी मैरिजुआना उगाएंगे, यानी कि गांजा, और उसे बेच के पैसे कमाएंगे। एक 15 साल का लड़का फील्ड्स में ड्रग्स उगा रहा था। वो हर बार ऐसी जगह को चुनता था जो कि बिल्कुल सुनसान होती थी, जहाँ कोई भी आता जाता ना हो। देखते ही देखते उसका ड्रग्स का बिजनेस बढ़ने लग गया। लेकिन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसके अंकल पेड्रो एविलेंस ने उसके काम करने के तरीके को नोटिस किया। उसके अंकल इन्हीं पहाड़ी इलाकों से थे। दरअसल वह कोई आम अंकल नहीं थे, बल्कि मैक्सिको के पहले चुनिंदा ड्रग लॉर्ड्स में से एक थे, जिन्होंने एल चैपो में कुछ स्पेशल चीज को देखा था। इस वक्त तक लोग उसको एल चैपो कहकर पुकारने लग गए थे। एल चैपो का मतलब होता है नाटा
और इसीलिए उसको सब एल चैपो कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ही कम थी, करीब 5 फुट 6 इंच की। अंकल के साथ ज्वाइन होते ही उन्होंने एल चैपो को इस धंधे से जुड़े सारे पैतरे बताए, ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करने तक। अंकल की वजह से एल चैपो अपने बड़े बड़े कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाया, जिससे बड़े बड़े ड्रग ट्रैफिकर्स भी एल चैपो को जानने लग गए थे। हालांकि उसने सारी बातें तो जान ली थी, लेकिन उसको सारी चीजों को और प्रैक्टिकली सीखना था। इसीलिए 1980 के दौरान एल चैपो मिगुएल एंजेल फेलिक्स गलार्डो का ड्राइवर बन गया। ये रोल उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने में मदद कर रहा था। देखते ही देखते एल चैपो मुश्किल से मुश्किल ड्रग ट्रैफिकिंग करने लग गया। जब इस चीज को ड्रग के गॉडफादर कहे जाने वाले गलार्डो ने देखा तो उन्होंने एल चैपो को लॉजिस्टिक्स और ड्रग शिपमेंट की हायर पोजीशन दे दी थी, जिसके चलते एल चैपो को कोलंबिया से मैक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना होता था। उस समय गलार्डो का ड्रग ग्रुप मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग ग्रुप था और एल चैपो इस ग्रुप को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा था। एल चैपो का काम इतना सटीक होता था कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर डिलीवरी लेट डिलीवर होती थी या फिर छोटी सी भी चूक होती थी तो एल चैपो डीलर को मार देता था। 1985 में एक DEA के एजेंट एनरिक्यू कैमेरेना ने इस कार्टेल के मैरिजुआना की प्लांटेशन में एक बहुत बड़ी रेड डलवाने में मदद की थी, जिसके बाद एनरिक्यू गायब हो गया, क्योंकि कार्टेल ने उससे बदला लेने के लिए पहले तो उसको किडनैप किया, फिर उसको टॉर्चर और एंड में उसको मार डाला। लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गलार्डो अथॉरिटीज के द्वारा पकड़ा गया और सारा ड्रग ग्रुप बिखर गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बनाया, सिनेलोवा कार्टेल के नाम से। इस ग्रुप के अंदर एल चैपो अलग अलग तरह की ड्रग्स को यूएसए में सप्लाई करता था, जैसे कोकेन, मैरिजुआना, मेथाम्फेटामिन और हेरोइन। वो इन ड्रग्स को बाई एयर, सीए और रोड्स के रास्तों से पहुंचाता था। लेकिन इस समय तक एल चैपो को एक बात समझ में आ चुकी थी कि पुराने तरीके से अगर हम ड्रग ट्रेड करेंगे तो आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए हमें नए तरीके बनाने पड़ेंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए वो लाखों डॉलर्स लगाकर टनल्स बनाने लगा, जिनमें लाइट, वेंटिलेशन और तो और रेल कार्ट भी बनाई गई थी। और इन्हीं टनल्स की मदद से वो ड्रग्स को यूएसए में स्मगल करने लग गया। जब 1990 में ऑफिशियल्स को इस टनल का पता लग गया तो उसने अलग अलग कैंस में कोकेन को भरकर स्मगल करना शुरू कर दिया। कस्टमाइज व्हीकल का यूज किया, जिनमें ऐसी जगह बनाई गई थी जहां ये ड्रग्स को छुपा कर स्मगल कर सके। इसी के साथ उसने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंड किया, जैसे सबमरीन, स्मॉल लैंडिंग प्लेन्स, फिशिंग बोट्स, ऐसी चीजें जो कि किसी की नजर में जल्दी ना आ सके। और इन आइडियाज ने उसके ड्रग के बिजनेस को नए पंख दे दिए। उसका बिजनेस रॉकेट हो गया और डिमांड बढ़ती ही चली गई। हालांकि उसकी टनल अथॉरिटीज को मिल गई थी, लेकिन फिर भी उसने टनल्स को बनाना बंद नहीं किया, क्योंकि उसकी पहली टनल बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई थी और वो इस बार और भी सेफ तरीके से इन टनल्स को बनाने लग गया। जैसे जो भी वर्कर्स टनल्स बना रहे थे उनको एल चैपो की तरफ से बहुत सारे थ्रेट मिलते रहते थे और उनकी जान हमेशा रिस्क पर रहती थी। एल चैपो ऐसा इसीलिए करता था ताकि इस बार इन टनल्स की इंफॉर्मेशन कहीं से भी लीक नहीं होनी चाहिए। जब एल चैपो का नाम हर जगह सुनाई देने लग गया तो अथॉरिटीज भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन एल चैपो को पकड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे जब एल चैपो ने अपना ड्रग स्मगलिंग ग्रुप शुरू किया था तब उसके दूसरे कॉम्पिटिटर उसको मारने के लिए कई सारे प्रयत्न किया करते थे, लेकिन वो कभी भी एल चैपो को ढूंढ ही नहीं पाए। जब भी वो अपने स्नाइपर्स को भेजते थे तो उनको खाली हाथ आना पड़ता था। लेकिन 1993 में जब उनको खबर मिली थी कि एल चैपो एक एयरपोर्ट के पास आया हुआ है तो शूटर्स वहां पर तुरंत पहुंच गए थे और जब उनको एल चैपो के जैसा कोई आदमी एक कार में दिखाई दिया तो उन्होंने उस पर ओपन फायर स्टार्ट कर दिया। लेकिन एल चैपो एक ग्रीन कलर की सेडान में बैठा था जो कि उस समय टारगेट लोकेशन के पास ही थी। जब एल चैपो को इन सारी चीजों के बारे में पता चला तो वो वहां से भाग निकला। लेकिन 9 जून 1993 को मैक्सिकन अथॉरिटीज ने फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाकर उसे जेल में डाल दिया। लेकिन उसको इस जेल में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई, क्योंकि वो हर बार जेल के स्टाफ को रिश्वत देकर अपनी सारी कंफर्ट प्रोवाइड करवा लेता था।
गया। यहाँ तक कि वो अपनी सारी ड्रग्स की मीटिंग्स भी इसी जेल में करवाने लग गया और अपना बिजनेस इसी जेल से ऑपरेट भी करने लग गया। लेकिन उसके लिए एक मुसीबत 2001 में आ गई थी, क्योंकि मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि यूएसए और मैक्सिको के बीच होने वाली हाई ड्रग ट्रैफिकिंग, माइग्रेट स्मगलिंग और बॉर्डर पासिंग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। इसीलिए अब से मैक्सिको के मुजरिमों को अमेरिका में ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। जब इस चीज को एल चैपो ने सुना तो उसको इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि यूएसए की अथॉरिटीज उसको अमेरिका में बुलाकर वहाँ की जेल में बंद कर देगी और फिर वहाँ की जेल से भागना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी वजह से उसने इस जेल से भागने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने जेल के गार्ड को $2.5 मिलियन से भी ज्यादा की रिश्वत खिलाई और वो एक लॉन्ड्री कार्ट में बैठकर यहाँ से भाग गया। जेल से निकलने के बाद वो और तेजी से ड्रग स्मगलिंग का काम करता गया और मैक्सिको और अमेरिका की फोर्सेस से भागता गया। उसने टनल के काम को और भी ज्यादा रफ्तार दी, फिर चाहे वो इनमें ड्रग स्मगलिंग करे या फिर इन टनल्स को पुलिस से भागने के लिए इस्तेमाल करे। उसकी ये टनल ज्यादातर किसी न किसी अनकम्प्लीटेड हाउसेज या वेयर हाउसेज में खुलती थी, जहाँ से वो इन टनल्स के एंट्रेंस को छुपा कर रखता था, जैसे किसी सामान के नीचे या फिर बाथरूम में। ये टनल्स ही थी जिसके चलते एल चैपो को हर जगह पहचाना जाने लगा, वो भी किंग्स ऑफ टनल्स के नाम से। अथॉरिटीज को भी इसके बाद 2012 में टिजुआना और 2013 में ओटे मेसा में उसकी ये टनल्स मिली थी। वो इन टनल्स को ऐसी जगह बनाता था जहां मिट्टी नरम हो, जिसको आराम से खोदा जा सके। लेकिन 2014 में करीब 13 सालों के बाद मैक्सिकन एजेंसीज एल चैपो की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ के निकालती है, जहां उनको ये पता चलता है कि एल चैपो अपनी एक्स वाइफ के घर पर छुपा हुआ है। जिसके तुरंत बाद अथॉरिटीज वहां पर एक साइलेंट रेड कर देती है। लेकिन उस घर में एक स्टील का हैवी दरवाजा लगा हुआ था, जिसको तोड़ने में अथॉरिटीज को थोड़ा समय लग गया और इसी चक्कर में एल चैपो एक सीक्रेट टनल के जरिए वहां से भाग गया। यह टनल 6 अलग अलग घरों को कनेक्ट करती थी और इसी टनल के जरिए वो मैजेटलैंड पहुंच गया। इसके कुछ दिनों बाद 22 फरवरी 2014 को 6:40 पर मैक्सिकन नेवी और दूसरी एजेंसीज जैसे DEA और यूएस मार्शल ने एल चैपो को पकड़ लिया। हुआ कुछ यूं था कि इन अथॉरिटीज को एल चैपो के बॉडीगार्ड से ये टिप मिलती है कि वो मैजेटलैंड की एक होटल में छुपा हुआ है और वहां से कभी भी भाग सकता है। इसीलिए अथॉरिटीज बिना वक्त जाया किए वो उस होटल के पास करीब 65 मरीन्स और मैक्सिकन नेवी सोल्जर्स के साथ पहुंच जाती है और होटल को घेर लेती है। जैसे ही वो एल चैपो के कमरे में पहुंचे तो उनको वहां एल चैपो बेड पर मिलता है एक राइफल के साथ। लेकिन उस समय उसने राइफल का यूज नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने एल चैपो को अरेस्ट कर लिया। मैक्सिको एयरपोर्ट के बाहर अथॉरिटीज ने एल चैपो को मीडिया को दिखाया और एक हाईली सिक्योर्ड प्रिजन में उसको बंद कर दिया। उसको फेडरल सोशल रीअडेप्टेशन सेंटर नंबर 1 में रखा गया, जो कि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है। इस प्रिजन में उस पर 24 घंटे कैमरे और गार्ड के द्वारा नजर रखी जाती थी। सिर्फ ऑथराइज्ड पर्संस को ही एंट्री थी। जब भी यहाँ पर एस्केप अटेम्प्ट देखा जाता तो प्रिजन इमरजेंसी मोड में आ जाता था और तुरंत सारे स्टेप्स लेता था। एल चैपो का सेल भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ एक बेड और एक शावर। और इन्हीं चीजों के चलते अथॉरिटीज को लगा कि एल चैपो इस बार यहाँ से नहीं भाग पाएगा। लेकिन एल चैपो ने एक बार फिर से उन्हें गलत साबित कर दिया। 11 जुलाई 2015 की रात को करीब 8:52 पर जब सिक्योरिटी उस पर कैमरा की मदद से उस पर नजर रख रही थी तो उन्होंने देखा कि एल चैपो शावर के एरिया में गया था। जब बहुत देर हो गई और एल चैपो उनको दोबारा से दिखाई नहीं दिया तो वो इस सेल को चेक करने के लिए चले गए। दरअसल उसके सेल का बस यही एक हिस्सा था जो कि कैमरे की नजर में नहीं आता था, ड्यू टू हिज प्राइवेसी। जब सिक्योरिटी उसका सेल खोल करके उसके शावर एरिया में गई थी तब तक एल चैपो यहाँ से भाग चुका था। एल चैपो ने शावर एरिया के गटर को बड़ा करके एक टनल खोदी थी जो कि 10 मीटर नीचे एक बड़ी टनल के साथ कनेक्टेड थी। ये टनल 1.5 किलोमीटर दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट तक जा रही थी। टनल के अंदर आर्टिफिशियल लाइट, एयर डक्ट्स और एक मोटरसाइकिल भी मिली थी और एल चैपो इसी मोटरसाइकिल के जरिए यहाँ से भाग निकला था। एल चैपो एक बार फिर से आजाद हो गया था, लेकिन एक साल के अंदर अंदर 8 जनवरी 2016 को उसको एक बार फिर से लॉस मोचेस
सिनालोवा मैक्सिको में पकड़ लिया गया। इस बार एल चैपो को मैक्सिको में नहीं रखा गया क्योंकि उनको डर था कि एल चैपो कहीं फिर से ना भाग जाए। इसीलिए उन्होंने 2017 में एल चैपो को मैक्सिको से अमेरिका की सुपर मैक्स सिक्योरिटी प्रिजन कोलोराडो में डाल दिया, जहां वो आज भी अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन आज भी अमेरिका की सरकार इसी डर में रहती है कि कहीं एल चैपो दोबारा से ना भाग जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर से करना। और हाँ, अगर आपने हमारी प्रीवियस बैंक रॉबरी अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके अभी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।